राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये कैसे स्टार्टिंग होती है इसकी। आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग, महाभियोग इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान से प्रेरित है, तो ये अमेरिका से संविधान से प्रेरित है, वहां पर भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ कि भारत में सबसे पहले महाभियोग इम्पीचमेंट किस पर लगाया गया था। आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे हम, एक लॉर्ड हेस्टिंग हुए हैं, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया। महाभियोग की ग्राउंड ये होनी चाहिए, आधार क्या तो संविधान का उल्लंघन किया गया हो या उस व्यक्ति पर सिद्ध कदाचार कोई आरोप लगाया गया और वो सिद्ध हो गया हो, प्रूफ हो गया हो, है ना, तो क्या होगा उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। फिर क्वेश्चन है सबसे पहले किस पर लगाया गया, वारेन हेस्टिंग पर, है ना, इसको आपको ये बताया थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग पर सबसे पहले महाभियोग चलाया गया था, है ना। इस पर क्यों चला गया था, एक नंद कुमार का केस पढ़ेंगे हम इतिहास में। नंद कुमार को फांसी दे दी गई थी, है ना। ये कैसे लगभग कब बना था वारेन हेस्टिंग, 1773 में बनकर आया था। बर्क ने इसके खिलाफ लंदन में एक याचिका दायर की थी महाभियोग की। क्वेश्चन आता है कि महाभियोग की याचिका किसने दायर की थी, बर्क ने। यह भी ब्रिटिश एक अधिकारी था तो इसने दायर की वहां पर, लेकिन वारेन हेस्टिंग को और भी सम्मानित किया गया ब्रिटेन में। यह आरोप पूरा सिद्ध नहीं हो पाया था वहां, है ना। इसकी प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि भारत में भी या विदेशों में, ब्रिटेन में ये किसी पर लागू नहीं हुआ था, है ना। अभी उससे चर्चा करेंगे। तो बर्क ने याचिका दायर की थी वारेन हेस्टिंग को और वहां पर सम्मानित करके उसको बरी कर दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किस पर लगाया गया था, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हुए थे गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना, गणेश वासुदेव जीवी मावलंकर पर सबसे पहले महाभियोग शुरू किया गया, लेकिन वो पूरी नहीं हुई प्रक्रिया, बहुत जटिल प्रक्रिया है ना। तो इस पर भी आरोप ये लगाया गया था, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। अच्छा, अंतिम रूप से किस पर, जैसे उपराष्ट्रपति वकैया नायडू पर लगाया गया था, वकैया नायडू पर भी, लेकिन प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई, है ना। इस पर भी नहीं फिर ये चल पाया। तो सबसे पहले किस पर, वारेन हेस्टिंग पर। याचिका किसने दायर की, बर्क ने। भारत में किस पर, गणेश वासुदेव मावलंकर पर। अंतिम रूप से जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति वकैया नायडू पर। लेकिन प्रक्रिया किसी पर भी कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि इसको आधार मानते हुए किसी को पद से नहीं हटाया गया। ओके, याद रहेगा। ये तो ऑब्जेक्टिव बात है, थोड़ी नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए इसको, और अगर आगे बढ़ते हैं फिर ओके देखना। इसका प्रोसेस जानते हैं। अभी एक क्वेश्चन आता है कि कहां से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से, और पहली बार किस पर, वारेन हेस्टिंग पर। ये तो आपको याद रहेगा। देखिए जैसे लोकसभा होती है, लोकसभा संसद के 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, और यहां पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखना प्रक्रिया कैसे होगी, शुरुआत इसकी, और कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। ये 3 संस्थाएं समझिए आप, ये 3 चीजें हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। लोकसभा में सदस्य टोटल कितने हैं, 545। राज्यसभा में कितने हैं, 245, ठीक है ना। तो इसके 4 या 5 स्टेप्स होंगे, उनको ध्यान से समझिए आप। कोई भी सदन जब शुरुआत करेगा उसको हम प्रथम सदन कहेंगे। वैसे तो क्वेश्चन आता है कि संसद का प्रथम सदन कौन सा है ना। प्रथम सदन हो जाएगा लोकसभा। लेकिन जब यहाँ पर शुरुआत करेंगे, जिस सदन से भी शुरुआत होगी वो प्रथम सदन कहलाएगा। अगर राज्यसभा से हुई स्टार्टिंग तो प्रथम सदन हो जाएगा। खैर, अगर लोकसभा से हम स्टार्टिंग करते हैं, ग्राउंड तो होनी चाहिए कि राष्ट्रपति को सिद्ध कदाचार के आधार पर, है ना, ऐसा अपराध जो सिद्ध हो चुका हो, है ना, प्रूव जो हो गया हो, तो राष्ट्रपति को सिद्ध कदाचार के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग कहलाती है। प्रक्रिया कैसे होगी, शुरुआत, अगर लोकसभा शुरुआत करता है ना, लोकसभा प्रथम सदन शुरुआत करेगा, है ना। तो ये पहली प्रक्रिया, और इसमें 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो भी सदन शुरुआत करेगा 1/4 सदस्य, तो 545 का अगर 1/4 निकालते हैं, ना 1/4 लगभग कितना निकलता है, 136, 136 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस प्रस्ताव पर, उस फाइल पर, है ना। एक फाइल तैयार की जाएगी, जो फाइल होगी यानी कि प्रस्ताव, है ना, या संकल्प, कई चीज नाम आ सकते हैं।
तो जो फाइल हो गया, प्रस्ताव होगा 136 मेंबर्स के एमपीज के सिग्नेचर होने चाहिए और ये फाइल फिर राष्ट्रपति महोदय के पास भेजी जाएगी। देखना, ये तो पहला स्टेप हुआ इसका और ये दूसरा स्टेप हुआ, है ना। अब क्या होगा, इस स्टेप में जो सदन शुरुआत करेगा वही राष्ट्रपति महोदय के पास में भेजेगा और ये 14 दिनों तक, 14 डेज, 14 दिन इसकी जांच करेंगे। ये खुद से करें या अपने किसी सहायक से, कहीं से भी सलाह ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। आर्टिकल 143 पढ़ा जाएगा, है ना। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी पर्सन में विधि का कोई मामला निहित है तो राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कानूनी सलाह दे सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति भी इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक नोट में कहा है कि बार बार व्यर्थ के प्रश्नों पर सलाह ना लें, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपना काम होता है ये, ठीक है ना। खैर, जो भी सदन शुरुआत करेगा वो प्रथम सदन कहलाएगा। 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर है प्रस्ताव पर, फाइल पर, और वो फाइल राष्ट्रपति महोदय के पास भेजी जाएगी। दूसरा स्टेप, ये दूसरा चरण हुआ इसका। 14 दिन तक वो इसकी जांच करेंगे, खुद से जांच करें या जांच करवाएं। अगर इन्होंने जांच वो नहीं की, अब क्या होगा, ये प्रस्ताव फिर से वापस चला जाएगा राष्ट्रपति लोकसभा के पास, है ना। अब लोकसभा क्या होगा, इसे विशेष बहुमत से दूसरे सदन में भेजेगी। विशेष बहुमत, ये कौन सा हुआ, तीसरा स्टेप हो जाएगा। विशेष बहुमत, स्पेसिफिक मेजोरिटी, इस विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है, 2/3 भाग। टोटल मेंबर कितने हैं, 545। तो 545 का अगर हम 2/3 भाग निकालते हैं तो लगभग ये आ जाएगा 362। देखना, ये आएगा ना 362 मेंबर लगभग, है ना। 362 एमपी के सिग्नेचर होने चाहिए। लेकिन आप इस चीज को समझो पहले, विशेष बहुमत क्या होता है ना। 1 मिनट का टॉपिक है। एक तो साधारण बहुमत होता है, साधारण बहुमत, और एक विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, साधारण बहुमत को इंग्लिश में ऑर्डिनरी मेजोरिटी, और ये आ जाएगा स्पेसिफिक मेजोरिटी, ठीक है ना। एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत। अगर हम लोकसभा का साधारण बहुमत, कोई मामला है, कोई कानून, कोई प्रस्ताव, कोई फाइल, कोई संकल्प, है ना, अगर साधारण बहुमत से पारित होना है, अगर हम लोकसभा को लेते हैं, लोकसभा, है ना, इसके लिए भी एग्जाम्पल लेते हैं। लोकसभा एक ये सदन है, इसमें टोटल 545 सीट है। तो ये क्या होता है, साधारण बहुमत 545, यानी कि इसका 50% से एक अधिक, 50% से एक अधिक को साधारण बहुमत कहा जाता है। देखना, सरकार जो बनती है ना, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, साधारण बहुमत का मतलब 50% + 1 साधारण बहुमत से बनती है। टोटल सीटें 545, इसका 50% + 1 लगभग ये हो जाएगा आधा, यानी कि 545 का आधा और +1 लगभग आ जाएंगे 273, 273 या 74। सरकार जो बनती है साधारण बहुमत से, लोकसभा में जो हमारी जो सरकार है 273 एमपी होने चाहिए, जिसकी भी सरकार है। अगर इससे कम हो जाए अल्पमत में आ जाएगी सरकार। क्वेश्चन आया कि सरकार किस बहुमत से बनती है, साधारण बहुमत से, कोई सी भी सरकार हो, याद रहेगा, ओके। तो 50% + 1, इसका 50% + 1 कितना हुआ, 273। अगर कोई प्रस्ताव लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना है, यानी कि 273 वोटिंग होनी चाहिए। ये मेंबर वहां पर उपस्थित हो या ना हो, 273 के सिग्नेचर होने चाहिए उस प्रस्ताव पर, उस फाइल पर। समझ ना, प्रस्ताव, फाइल, संकल्प, ये एक ही बात है ना, रिजोल्यूशन या कोई। अगर विशेष बहुमत की बात होती है, स्पेसिफिक मेजोरिटी, तो ये क्या होता है, लोकसभा की बात करते हैं 545, है ना। हाँ, लोकसभा में ही है। ओहो, ये लोकसभा कहाँ से, लोकसभा सॉरी, स्पेलिंग में गलती हो जाती है। खैर, लोकसभा में ही 545 में से उपस्थित होने वालों का और उसमें से भी वोट डालने वालों का 2/3 भाग को स्पेसिफिक मेजोरिटी कहते हैं, विशेष बहुमत, है ना। मान लो वहां पर टोटल कितने मेंबर हैं, 545। इसमें से जो उपस्थित हुए हैं वो 400 हुए हैं, ये प्रेजेंट हुए यहाँ पर, उपस्थित हुए हैं। और 400 में से भी जो वोट डाली है वो 300 ने डाली है, वोटिंग 300 ने की है, वोट डाली है। अब इस 300 का निकालो आप, 300 का कितना, 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना आ जाएगा, ये बराबर 200 भाग आ जाएगा,
है ना, इसको स्पेसिफिक बोलेंगे मेजोरिटी, है ना। एक बार और समझिए, है ना, हम क्या करते हैं डायरेक्ट ही विशेष बहुमत का 2/3 निकाल देते हैं। देखना है तो 545 का 2/3 तो 362 हुआ। इसका मतलब है सदन में सारे वो आए हैं वहाँ पर मेंबर्स और सभी ने वोट डाली है। जरूरी नहीं कि सभी वोट डालते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल भी रहते हैं, कुछ नहीं डालना चाहते वोट। तो एक बार वो समझिए विशेष बहुमत किसे कहेंगे, है ना। विशेष बहुमत में 545 मेंबर हैं टोटल, 545 में से 400 उपस्थित हुए हैं वहां पर, और उपस्थित होने वालों में से भी 300 ने वोट डाले हैं, 100 ने वोट ही नहीं डाला किसी मुद्दे पर, है ना। इस 300 का निकालेंगे हम, 300 का 2/3 भाग, ये होगा 200, यानी कि ये विशेष बहुमत हुआ। समझ गया ना विशेष बहुमत किसे कहते हैं। ये प्रक्रिया बहुत जटिल है एक विशेष बहुमत वाली। संख्या में तो ये कम निकल रही है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है ना। अब समझिए आप ये क्या होता है, देखना। राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लगाना है, इम्पीचमेंट, तो क्या शर्तें होंगी। जो भी सदन शुरुआत करेगा वो अपनी कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग एक प्रस्ताव तैयार करेगा, फाइल तैयार करेगा। उस फाइल पर उन 136 लोगों के सिग्नेचर होंगे और वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगी। राष्ट्रपति महोदय के पास 14 डेज का टाइम होगा। उसकी जांच खुद करें या अपने किसी संस्था से, किसी सहयोगी से करवाएं या किसी वकील की सलाह लें। ओके, अब ये फाइल वापस भेज दी जाएगी लोकसभा में। अगर राष्ट्रपति महोदय इसमें अपनी जांच नहीं कर पाए, है ना, मान लो उन्हें लगे कोई ऑब्जेक्शन ना होने, है ना, तो अब ये किसके पास, लोकसभा के पास, उसी सदन के पास वापस जाएगा जिसने भेजा है उसे। लोकसभा के पास वो फाइल वापस आई। तीसरा स्टेप क्या होगा, अब ये लोकसभा इसे विशेष बहुमत से पारित करेगी। समझ गए ना, विशेष बहुमत साधारण बहुमत क्या होता है। विशेष बहुमत यानी कि ये वाला अप्लाई करेगा। ये तो हमने ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है। इसका मतलब यह है कि 545 मेंबर हैं, उसमें सभी ने वोट डाली 2/3, ये तो 362 निकलता है। लेकिन अगर इसको एग्जाम्पल मान कर दी जाए तब 200 निकलता है ना। तो इतने मेंबर्स वहां से सिग्नेचर उसमें कर दिए और ये राज्यसभा में चली गई। अब राज्यसभा भी विशेष बहुमत से, देखना, राज्यसभा भी विशेष बहुमत से पारित करके फिर से लोकसभा के पास भेज देगा, है ना। विशेष बहुमत क्या, विशेष बहुमत यहां से पारित करेगा, वही 2/3 भाग किसका, टोटल का उपस्थित होने वालों का, वोट डालने वाले सदस्यों का। विशेष बहुमत का मतलब ये पूरे संविधान में लागू होगा। विशेष बहुमत किसे कहते हैं, है ना। विशेष बहुमत से अगर पारित कर दिया इसने राज्यसभा ने भी, अब ये फिर से लोकसभा के पास जाएगा और ये चौथा स्टेप हो जाएगा। उसके बाद में ये प्रस्ताव फिर राष्ट्रपति महोदय के पास, ये 5वां स्टेप हो जाएगा। अब राष्ट्रपति महोदय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार और समझिए ब्रीफली इस चीज को, देखना। संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में जो भी शुरुआत करेगा प्रथम सदन कहलाएगा, वो 1/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति महोदय के पास भेजेगा। राष्ट्रपति महोदय के पास 14 डेज होंगे, 14 दिन होंगे इसकी जांच के लिए। वो अपनी जांच खुद करे, किसी वकील से करवाए, किसी सहयोगी से या किसी संस्था से। संस्था किससे करवा सकता है वो, सुप्रीम कोर्ट से, है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 143 143 में लिखा है, राष्ट्रपति महोदय को यदि ऐसा प्रतीत होता है किसी कार्य विशेष में संविधान का विधि का कोई प्रश्न निहित है तो वो इसकी सलाह सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति महोदय भी उस सलाह को मान सकते हैं, लेकिन वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। नोट करके फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यर्थ के प्रश्नों पर सलाह न लें, बार बार सलाह न बोले। ये आर्टिकल हम बहुत डीपली पढ़ेंगे वैसे बाद में। अब उसके बाद में ये प्रस्ताव फिर से लोकसभा के पास जाएगा। लोकसभा अब दूसरी बार विशेष बहुमत से, देखना, एक बार तो ये पारित किया 136, एक बार विशेष बहुमत से पारित करके अब राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा भी यदि उसे विशेष बहुमत से पारित कर देती है, अब वो फिर लोकसभा के पास, और लोकसभा फिर से राष्ट्रपति को भिजवा देगी। वो अब राष्ट्रपति महोदय को अपना पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये एक सामान्य व्यक्ति बन जाएंगे, मान लो सिद्ध कदाचार है। अब इन पर वही कार्रवाई होगी जैसे एक आम इंसान पर चलती है ना, क्योंकि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी कि किसी मुकदमे में पूछताछ उनसे करने लगे या कि उनको गिरफ्तार हमने कर लिया या कोई आरोप लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। उन पर आरोप नहीं लगेगा। पहले राष्ट्रपति पद से उनको कुर्सी से अलग हटाएंगे, तो ये उनको पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है, वो नहीं कि मुकदमा चल जाएगा। ये तो महाभियोग, पद से हटा दिया गया। अब सामान्य व्यक्ति बन गए, सामान्य व्यक्ति सामान्य तरीके से मुकदमा चलेगा, जो भी केस है उनके पास, है ना। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, इस चीज पर विशेष ध्यान देना, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, ये भी नोट कर लीजिए। ओके सर, किसी कारण से अगर राष्ट्रपति पे वो लग गई सर, महाभियोग, हाँ जी, तो सर उस दौरान जो उपराष्ट्रपति उनका पद धारण करेंगे उस अवधि में उन्हें सैलरी कौन सी मिलेगी सर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? मतलब ये उपराष्ट्रपति इनकी जगह आएंगे। ये अगला आर्टिकल पढ़ेंगे हम 62 भी। भैया पूछ रहे हैं कि अगर आकस्मिक पद रिक्त हुआ है, उपराष्ट्रपति उनका पद धारण करेंगे, यानी कि एक व्यक्ति 2 पदों पर हो जाएगा, वही राष्ट्रपति वही उपराष्ट्रपति है। ये पूरे सिस्टम में लागू है ना। जो 2 पद होते हैं, एक छोटा एक बड़ा होता है, अगर वो उस दौरान जो सैलरी मिलती है बड़े पद की मिलती है हमेशा, चाहे कार्यपालिका में भी है ना।
मान लीजिए एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो छुट्टी पर कहीं चले गए 2-3 महीने के लिए, हेड टीचर जो होंगे वो प्रिंसिपल बनेंगे। अब वो टीचर की सैलरी प्रिंसिपल की कौन सी मिलेगी, दोनों मिलेगी, एक ही मिलेगी, कौन सी जो बड़ी होगी इसमें, कार्यपालिका में भी लागू है, विधायिका में भी लागू है ना। अगर उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति का पद धारण करते हैं तो राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी उनको, ठीक है, आया समझ में? ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ है, ये महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब हम करते हैं आर्टिकल नंबर 62 कि राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होगा उसके बाद क्या होगा फिर, है ना। तो एक इससे 11वां संविधान संशोधन भी जुड़ा हुआ है, आर्टिकल नंबर 62, राष्ट्रपति का पद रिक्त, राष्ट्रपति पद रिक्त। जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो तब उस कंडीशन में क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन है कि 62 अनुच्छेद में कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कंडीशन क्या होगी। एक तो यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, है ना, और यह अवधि 6 महीने से अधिक ना होना चाहिए। राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त होने से यथाशीघ्र राष्ट्रपति पद को भरा जाना है ना, या फिर वो अवधि 6 महीने से अधिक की नहीं होनी चाहिए। री इलेक्शन या दोबारा इलेक्शन होगा, और इस दौरान जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों का निर्वहन करेंगे, है ना। 11वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में, उसमें था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। देखना, जितने भी चुनाव होते हैं सबके विवादों का निपटारा चुनाव आयोग करता है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने ये चुनाव अवैध भी घोषित कर दिया तो उनके द्वारा किए गए कार्य शून्य नहीं माने जाएंगे, वो जीवित रहेंगे, वो कार्य करते रहेंगे, है ना। ये हमारे संविधान की खामी भी है। देखिए आप, पद रिक्त होना, तो आगामी 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव होने हैं, है ना। और इस दौरान क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति ये राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करेंगे, राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं, है ना। आगामी 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे, बल्कि इसके लिए एक और वर्ड है, एज सुन एज, यथाशीघ्र, 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 एज सुन एज इलेक्शन होने, जितने जल्दी हो सके। 6 महीने के अंदर तो होना ही होना है ना। मान लो आज पद रिक्त हुआ, चाहे 1 महीने के अंदर वो करा दें, और तब तक कौन राष्ट्रपति के पद पर आसीन होंगे, उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे। और इस टाइम पर उपराष्ट्रपति को वही वेतन भत्ते और उन्मुक्तियां मिलेंगी, एमिनिटीज मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिलती हैं, है ना। ये कि देखना, हाँ, चुनाव का विवाद, चुनाव का विवाद 11वां संविधान संशोधन हुआ था एक 1961 में, है ना। 11वां संविधान संशोधन 1961 में, इसमें क्या था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। याद रहेगा, विवाद का निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट निपटारा ये टैकल करेगा, है ना। और यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध भी घोषित करता है तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य जीवित माने जाएंगे, वो सही कार्य माने जाएंगे, उनको शून्य नहीं घोषित किया जाएगा, है ना। ये एक अपवाद है इसका। तो ये आर्टिकल नंबर किस में आएगा, 62 में आ जाएगा। तो 2-3 चीज़ें हैं, क्या, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने हैं, बल्कि यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके उतने इलेक्शन होते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य, है ना, सही माने जाएंगे, भले उनका चुनाव अवैध भी घोषित कर दिया गया हो। और चुनाव का विवाद का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो नोट कर लीजिए आप।